हाय गाइस, कैसे हो? आई होप दैट यू विल बी फाइन दिस डेज। तो गाइस ध्यान देना। गाइस देखो, कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में ऐसे इंसान पर या उस इंसान पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए गाइस, जिसके पास पुकारने के लिए ईश्वर के अतिरिक्त या ईश्वर के अलावा अन्य कोई दूसरा सहारा न हो गाइस, ठीक है। गाइस कभी कभी ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी में तूफान का आना जरूरी है, ताकि इंसान ये समझ सके कि कौन हाथ पकड़ कर भागता है और कौन हाथ छुड़ाकर भागता है। अर्थात ये पता चलता है कि वास्तविक दोस्त या मित्र कौन है। यानी कहने का मतलब है कि कौन दुख में साथ देने वाला है और कौन सुख में साथ देने वाला है गाइस। इसलिए कभी भी जिंदगी में कोई दुख आए तो दुख से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डट कर हमें सामना करना चाहिए, ठीक है गाइस। आइए चलते हैं और समझते हैं गाइस कि व्हेन इज पी साइलेंट, यानी पी कब साइलेंट होता है, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिएगा। तो गाइस समझिएगा, देखिए, यानी कहने का मतलब ये है गाइस कि पी के बाद, ध्यान दीजिएगा, पी के बाद एन आए तो, पी के बाद एन आए तो पी प्रायः साइलेंट होता है। पी प्रायः साइलेंट होता है, अर्थात पी के बाद एन आए तो पी प्रायः साइलेंट होता है, अर्थात पी का उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल समझते हैं गाइस, समझिएगा। जैसे पी, गाइस ध्यान दीजिएगा, जैसे पी एन ई यू MONIA, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं गाइस? इसको पढ़ते हैं न्यूमोनिया, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिएगा, न्यूमोनिया, समझिए गाइस, ठीक है। न्यूमोनिया पढ़ते हैं, ठीक है बाबू, समझना, ध्यान देना। तो देखो यहाँ पर पी के तुरंत बाद आपका क्या आया है? तो एन आया है। और जब पी के तुरंत बाद एन आ गया तो उस स्थिति में पी प्रायः आपका साइलेंट होता है, अर्थात पी का उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे कहा जाए, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, PNEUMATICS, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं न्यूमैटिक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमैटिक्स, ठीक है। समझिएगा इस, बहुत समझिएगा। तो इसको पढ़ते हैं न्यूमैटिक्स। तो अब क्या है कि पी के तुरंत बाद यहाँ पर आपका क्या आ गया है? तो एन आ गया है। तो इस स्थिति में पी आपका साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि टी कहाँ साइलेंट होता है। देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टी कब साइलेंट होता है, अर्थात टी का उच्चारण कब नहीं किया जाता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे गाइस। तो हम लोग को सुबह में टॉपिक्स चल रही थी, उसमें हमने आप लोग को बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके बाद हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, फिर इंडिफिनिट प्रोनाउन किससे कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। थोड़ा सा लिख लेते हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन गाइस, इसकी हिंदी होती है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी हो जाएगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखिए, इसकी परिभाषा होती है वह प्रोनाउन जो निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का
वस्तुओं का भावबोध नहीं कराता है, भावबोध नहीं कराता है, उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे समझिएगा, इस एग्जाम्पल में समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया जाए, आपका बोल दिया जाएगा, इस समझिएगा, जैसे कह दिया जाए एज, जैसे वन कह दिया जाए, ठीक है गाइस, नन कह दिया जाए गाइस, ठीक है, एनी वन कह दिया जाए, आपका समवन बोल दिया जाए गाइस, सम वन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दे कह दिया जाए गाइस, ठीक है, आल कह दिया जाए गाइस, ठीक है, और भी आपका सम कह दिया जाए गाइस, ठीक है, एनीथिंग कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, एनीथिंग, ठीक है। इसके बाद एनीबॉडी बोल दिया जाए, ठीक है। इसके बाद आपका बोल दिया जाए नो बडी, ठीक है, समझिएगा, नो बडी, ठीक है। तो ईटीसी कर लेते हैं। तो अब ये आपके कौन से प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं? जैसे वन माने कोई, नन माने कोई नहीं, एनी वन माने कोई, समन माने कोई कुछ, कोई कह लीजिए, दे माने वे या वे लोग, आल माने सब, सम माने कुछ, एनीथिंग माने कोई, एनीबॉडी माने कोई, नो बडी माने कोई नहीं, ठीक है। तो अब ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनसे निश्चित व्यक्तियों वस्तुओं का भावबोध नहीं होता है। तो वह प्रोनाउन जिससे निश्चित व्यक्तियों वस्तुओं का भावबोध नहीं होता है, उसे हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। आइए सेंटेंस के रूप में एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं गाइस, ठीक है। समझिए गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे में एग्जांपल एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, जिसका दिया जाए कि वन इज कमिंग, ठीक है, कोई आ रहा है। वन इज कमिंग का मतलब कोई आ रहा है। तो कोई आ रहा है का मतलब आपको पता है कि मतलब कि कौन आ रहा है, उसका नाम पता है? नहीं पता है, ठीक है। या फिर वो कौन सा जेंडर है ये पता है? नहीं पता है, ठीक है। तो न तो इसके नाम का भावबोध हो पा रहा है, न ही इसके जेंडर का भावबोध हो पा रहा है, बल्कि कह रहा है कि कोई आ रहा है। तो कोई शब्द की अंग्रेजी वन हो गई, तो वन शब्द से जेंडर और इसके नाम का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ कहने का मतलब है कि जब इसके नाम का बोध नहीं हो पा रहा है और न ही इसके जेंडर का पता लग पा रहा है, तो इस स्थिति में इसे क्या कहा जाएगा? तो अब इसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसके साथ जैसे इन इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, तो इनके वन इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, तो इसके साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है? तो वंस लगाई जाती है, ठीक है। जैसे ही प्रोनाउन है, तो इसके साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है? हिज लगती है। अगर दे प्रोनाउन है, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है? तो देयर लगती है गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस लगाई जाती है। तो छोटी मोटी परीक्षाओं में इस पर प्रश्न बना देता है। प्रश्न कैसे बनाता है उसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कैसे प्रश्न बनाता है, ठीक है। जिसे आपका बोल दे कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक को अपना कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? प्रोनाउन वन का। तो अब सब्जेक्ट के रूप में जब प्रोनाउन वन का प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ अपने शब्द के अंग्रेजी अर्थात पोसेसिव केस किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो वंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब यहाँ हिज का इस्तेमाल किया, जो कि करता ही के साथ लगता है। तो अब यहाँ वन के साथ वंस आना चाहिए, लगाया है हिज, तो इसीलिए गलत है। अब यहाँ साथ अपने की अंग्रेजी वंस लगा देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोटी मोटी परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में गाइस डाल देता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, समझते हैं गाइस। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना क्या है, थोड़ा सा एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, समझ लीजिए, इसमें नोट आता है, ठीक है। उस नोट को जान लीजिए, जैसा कि पिछले प्रोनाउनों में भी हमने बताया था और इस प्रोनाउन में भी बता देता हूं। जिसे करने का मतलब लिखा जाएगा, इस ध्यान दीजिएगा कि मेनी
हैव कम, मेनी हैव कम, कई आए हैं, मेनी हैव कम, कई आए हैं। तो कई का मतलब कि इनकी संख्या और इनके जेंडर का ज्ञान हो पा रहा है गाइस? नहीं हो पा रहा है। तो जब इनके संख्या और जेंडर का ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो मेनी यहाँ पर क्या कहलाएगा? तो आपका ये इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसी वाक्य को ऐसे लिख दिया जाए कि मेनी बॉयज हैव कम, कई लड़के आए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए अमेनी के तुरंत बाद आपका क्या आ गया? नाउन आ गया, या अमेनी के तुरंत बाद वर्ब आया। ठीक है, तो जब मेनी के तुरंत बाद यहाँ वर्ब आई है तो इस स्थिति में मेनी इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन मेनी के तुरंत बाद यहाँ पर बॉयज रूपी नाउन आ गया है तो यही मेनी यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा? ये आपका इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस? इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे और आगे जाएंगे गाइस तो हम लोग को पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं और जरा सा देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। इन सब सारी चीजों का अध्ययन अभी करते हैं हम लोग। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी हो जाएगी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम समझने की कोशिश कीजिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा को जरा सा फोकस करते हैं कि वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए अब चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे यह दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है और अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम समझते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। कहा जाए दिस इज द बुक विच आई बॉट। दिस इज द बुक विच आई बॉट। ध्यान दीजिए गाइस, कह रहा है कि दिस इज द बुक विच आई बॉट। तो देखिए दिस इज द बुक, यह वही किताब है, आई बॉट मैंने खरीदा था, यह वही किताब है मैंने खरीदा था। लेकिन अब कह रहा है कि दिस इज द बुक विच आई बॉट, यह वही किताब है जिसे मैंने खरीदा था। तो जिसे शब्द क्या कह रहा है बाबू कि इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, जिसे की मीनिंग क्या है? विच है। तो कहने का मतलब कि विच इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार तो पूरा हो गया। दूसरा कह रहा है कि दिस इज द बुक, यह वही किताब है, विच जिसे आई बॉट मैंने खरीदा था। तो जिसे खरीदा था का मतलब किसे खरीदा था? किताब को खरीदा था। ठीक है, तो विच शब्द अपने से पूर्व आए हुए नाउन द बुक की ओर
क्या कर रहा है गाइस, तो द बुक के साथ संबंध प्रकट कर रहा है, अतः ये विच आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल समझिएगा, सी मेट द बॉय हु स्टोल योर वॉच। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सी मेट द बॉय, वह उस लड़के से मिली थी, हु स्टोल योर वॉच, स्टोल योर वॉच, तुम्हारी घड़ी चुराया था, वह उस लड़के से मिली थी, तुम्हारी घड़ी चुराया था। लेकिन अब कह रहा है कि वह उस लड़के से मिली थी जो तुम्हारी घड़ी चुराया था। तो कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर जो शब्द है जिसकी मीनिंग हुआ है, यही दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो जो घड़ी चुराया था का मतलब घड़ी कौन चुराया था गाइस, तो लड़का चुराया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हु शब्द अपने से पूर्व आए हुए नाउन द बॉय के साथ संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो जब हु शब्द अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ संबंध प्रकट कर रहा है, तो अब यहाँ पर ये हु आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर ये हु रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा और इस पॉइंट को जानते रहिएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज और समझ लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के वाक्य में एंटेसेडेंट अर्थात पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इसका ये नोट करके आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में एंटेसेडेंट अर्थात पूर्ववर्ती कौन होता है या पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। प्रश्न ये बनता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के वाक्य में एंटेसेडेंट अर्थात पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। तो इसको जान लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आया हुआ शब्द, रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आया हुआ शब्द जो है एंटेसेडेंट अर्थात पूर्ववर्ती कहलाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आया हुआ शब्द एंटेसेडेंट पूर्ववर्ती कहलाता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या है बोलूं, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच है और विच के पहले आया हुआ शब्द क्या है, द बुक है। ठीक है, उपरोक्त एग्जाम्पल में द बुक है। ठीक है, तो किसके पहले आया, रिलेटिव प्रोनाउन विच के पहले आया है, अतः ये आपका एंटेसेडेंट, ठीक है, एंटेसेडेंट अर्थात पूर्ववर्ती कहलाएगा गाइस। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये चीज है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग को अध्ययन करना है गाइस जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आगे अब हम बढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। बाबू ध्यान दीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों प्रोनाउन ही लगभग एक जैसे होते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को गाइस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी होती है विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी हो गई विभाग सूचक सर्वनाम, समझिएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए तो किसे कहते हैं, तो वह प्रोनाउन
वह प्रोनाउन जो आए हुए व्यक्तियों व वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह प्रोनाउन जो आए हुए व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है वही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह प्रोनाउन जो आए हुए व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है वही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कहा जाए जैसे समझते हैं गाइस, जिसे कहा जाए ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, ईच ऑफ द बॉयज कैन गो हो जाएगा लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। तो कह रहा है कि ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। तो प्रत्येक का मतलब किससे होता है गाइस? तो प्रत्येक का संबंध एक से होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब प्रत्येक का संबंध एक से होता है, प्रत्येक का मतलब एक से होता है। तो अब वो कह रहा है कि लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। प्रत्येक जा सकता है का मतलब 5-5 लोग तो जाएंगे नहीं, इसका मतलब कितने लोग जाएंगे? तो 1-1 लोग जाएंगे। ठीक है, तो 1-1 लोग के जाने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर एक एक शब्द किसका भाव बोध करा रहा है? तो सिंगल का भाव बोध करा रहा है, और सिंगल का मतलब एक से है। ठीक है, और उस प्रत्येक की अंग्रेजी क्या है? ईच है। तो यही ईच आपका कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा गाइस? तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कह दिया जाए कि रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, इन पुस्तकों में से कोई सी पढ़ो। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, इन पुस्तकों में से कोई सी पढ़ो। ठीक है, समझिएगा। तो जब कह रहा है कि इन पुस्तकों में से कोई सी पढ़ो, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। तो अब कहने का मतलब ये कह रहा है कि इन पुस्तकों में से कोई सी पढ़ो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पुस्तकों में से कितनी पुस्तकों को पढ़ोगे आप? तो सिर्फ एक पुस्तक को पढ़ोगे। समझो बात को बाबू, ठीक है। कह रहा है कि इन पुस्तकों में से कोई सी पढ़ो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पुस्तकों में से कितनी पुस्तकों को पढ़ोगे? तो आप केवल एक पुस्तक को पढ़ोगे। तो एक का मतलब अब तो कोई सी शब्द का संबंध अब किससे हो गया? एक से हो गया। तो कोई सी का मतलब एक से है, तो कोई सी की अंग्रेजी क्या है गाइस? तो कोई सी की अंग्रेजी क्या है? तो आइदर है। क्या है? आइदर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइदर शब्द कितने का बोध करा रहा है? एक का बोध करा रहा है। और जब आइदर शब्द एक का बोध करा रहा है तो यही आपका कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा बाबू? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का गाइस एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा इसके भी एक आध दो नोट्स आते हैं गाइस, उसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए, एक पॉइंट है जो कि नोट्स के रूप में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जिससे नोट्स के रूप में क्या आता है कि यदि कह रहा है कि यदि किसी भी नाउन के साथ, किसी भी वाक्य में नाउन के साथ, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य में नाउन के साथ
नाउन का मतलब कि किसी भी वाक्य में कर्ता के नाउन के साथ, ठीक है, ईच शब्द का प्रयोग कर दे या इवरी का प्रयोग कर दे या आइदर का कर दे या नाइदर का कर दे, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कह दे कि ईच ऑफ द बॉयज आर कमिंग, ठीक है गाइस। तो अब ये आपका यहाँ पर मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब यह एक वाक्य हो गया और उस वाक्य में कर्ता के साथ किसका प्रयोग किया है, इस शब्द का प्रयोग किया है। तब यहाँ पर इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे वर्ब कैसी लगाया है, प्लूरल, जो कि गलत है। अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आप क्या लगाओगे, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आप लगाएंगे इज, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा गाइस। बात समझ में आई, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट क्या है, तो अगले पॉइंट को समझ लीजिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये है कि यदि ईच आइदर नाइदर के तुरंत बाद, ध्यान दीजिएगा, यदि ईच आइदर नाइदर के तुरंत बाद जो है कि नाउन ना आके बल्कि कोई भी दूसरा शब्द आए, तो उस स्थिति में ईच आइदर नाइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे देखिए कह दे जाए कि ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स कैन कम, लड़कियों में से प्रत्येक आ सकती है। तो देखिए ईच के यहाँ तुरंत बाद आपका क्या आया है, ऑफ आया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पर ईच आपका क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए इसी को कह दे जाए कि ईच गर्ल कैन टेक, प्रत्येक लड़की ले सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ ईच के तुरंत बाद आपका क्या आएगा, इस तो तुरंत ही नाउन आ गया, ठीक है। तो जब ईच आइदर नाइदर के तुरंत बाद नाउन आ जाए तो उस स्थिति में ईच आपका क्या कहलाएगा, तो वहां पर ईच आपका क्या कहलाएगा, इस तो अभी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो ये तो एक नज़र चर्चा हो गई आपका किस पर, तो यहाँ पर चर्चा हो गई एक नज़र डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि आइदर का अर्थ होता है दो में से प्रथम या द्वितीय, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। और नाइदर का अर्थ होता है दो में से न तो प्रथम न तो द्वितीय, समझिएगा। आइदर का अर्थ होता है दो में से या तो प्रथम या तो द्वितीय, और नाइदर का अर्थ होता है दो में से न तो प्रथम न तो द्वितीय। अर्थात कुल मिला के कह सकते हैं कि आइदर का निगेटिव नाइदर होता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो चर्चा हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऊपर, ठीक है गाइस। अब जो है कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आपको ये बताऊंगा कि टी कहाँ साइलेंट होता है, और उसमें ये भी बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, और कैसे एग्जाम्पल को समझा जाएगा। इन सब सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाएगा गाइड, ठीक है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा इस तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना और दूसरों के पास भेजना इसको मत भूलिएगा गाइस, ठीक है। इतना याद रखिएगा, तब तक के लिए चलते हैं गाइस, बाय।